हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो टॉपिक कवर करा था वो नर्व्स इक्वेशन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो मैंने कवर किया था। अब जो हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी, और साथ के साथ हमारा ईएमएफ के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्व्स इक्वेशन। सबसे पहले एक डैनियल सेल की रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जब आप ये अरेंजमेंट लगाते हैं तो क्या होगा कि जिंक 2+ आयन उनकी मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, जबकि जो कॉपर 2+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। लेकिन और इसके अलावा जो हमारी वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो आप देखेंगे जो जो भी होगी स्टार्टिंग में धीरे धीरे टाइम के साथ ना कम होने लग जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब ना तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा और ना ही इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा। मींस कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या कौन सी कंडीशन होती है? वही कंडीशन होती है कि एक स्टेज पे आके क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम नर्व्स इक्वेशन को देखें, हमारी जो नर्व्स इक्वेशन है अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ई सेल क्या होगी, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, ठीक है, ये रहेगी हमारी। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम लिखेंगे यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दैट मीन्स ई सेल जो हमारा 0 हो जाएगा। ई सेल की जगह मैंने 0 रख दिया, ई नॉट सेल माइनस बाकी सारा एज इट इज उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इधर लेकर जाएंगे, आर टी 2f, ठीक है, और ये एल एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, और यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और लॉग जिंक 2+ और ठीक है ई नॉट सेल। ठीक, ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे कि अगर आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर जैसे इक्विलिब्रियम होता है तो क्या हो जाता है, ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसे हम के सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो है टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पूरे की जगह उठाकर मैं क्या रख दूंगी, के सी रख दूंगी। लॉग के सी और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो ये तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आपको मतलब कौन सी रिएक्शन के लिए दिखी है, डैनियल सेल के लिए दिखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन जनरल अगर मैं रिलेशन बताऊं कि ई नॉट सेल और के सी में जो रिलेशन है तो वो क्या रहेगा, बस यहाँ पे एन की जगह मतलब 2 की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही रिलेशन है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू में 2.303 एन एफ आर टी लॉग के सी। तो ये आपका जो है फाइनल रिलेशन रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दे दिया जाए, फेराडे की वैल्यू रखे, आर की वैल्यू रखे, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो 0.0591 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर आपको पता है कि फिक्स है 298 केल्विन, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 0.0591 अपॉन में एन और लॉग के सी ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन ये है। जब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। डन, ये चीज का ध्यान रखेंगे। वैसे जनरल इक्वेशन यही है, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका बता दिया गया है 298 तो आपका क्या है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो ई नॉट सेल के बीच में स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की।
देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रिएक्शन क्या है आपकी, कॉपर और सिल्वर के बीच में हो रही है। ठीक, और ई नॉट सेल कितना दिया है, 0.46 वोल्ट। वैसे तो देखा जाए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डायरेक्टली निकालना ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये नर्न्स इक्वेशन से हमने जो रिलेशन निकाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ के बीच, उससे ना काफी इजी हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना। इसीलिए ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो जैसे कि अभी हमने डिराइव की थी, जो ई नॉट सेल है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के सी। ठीक है, आपको के सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये जो 2.303, यहाँ पर वैसे टेम्परेचर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि पूरी एनसीईआरटी में आपको जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन ही दिया गया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान रहे। ठीक है, तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं, मतलब कि टी जो है 298 केल्विन पुट कर दूं, और आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिख दूं। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू हो गई और टी की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉपर जो है कॉपर 2+ बना रहा है, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और एफ की वैल्यू तो पता ही है 96500। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.46। और जब ये सारी वैल्यूज रखेंगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू रहेगी 2 लॉग के सी। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर इधर नीचे आएगा। लॉग के सी, तो के सी की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये जो लॉग है वो इधर बन के क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 15.6 लॉग के सी। तो ये जो वैल्यू आई है ना, अभी अभी तो लॉग के सी की वैल्यू आई है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। देखो, दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। देखियो, ये जो लॉग है इसको अगर आप इधर लेकर जाते तो ये एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, एंटी लॉग 15.6 के सी। अच्छा, एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर, मतलब एंटी लॉग का मतलब है 10 की पावर 15.6। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 10 की पावर 15 प्लस मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.6। ठीक है, अब 10 की पावर 15 लिखे रहने देंगे और एंटीलॉग 0.6 को जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एंटीलॉग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं इसके लिए आपके सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एंटीलॉग को कैसे सॉल्व करना है, फिलहाल 10 का मतलब एंटीलॉग या एंटीलॉग का मीनिंग 10। तो देखो, 10 की पावर 15 को तो छेड़ना ही नहीं है, लेकिन ये जो 10 की पावर 0.6 है, यानी कि एंटीलॉग 0.6, इसको जब हम टेबल से ढूंढ के इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी हमारी 3.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। ठीक है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाती है। बस आपको क्या है, जस्ट फॉर्मूला याद करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब एंटी लॉग को, ठीक है, लॉग को हमेशा ऑपोजिट साइड में ले जाते थे। एंटी लॉग का मीनिंग होता है कि 10 की पावर में वो नंबर लगा देना, अगर वो ज्यादा, मतलब कि वो क्या नाम है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो 10 की पावर जो है वो अलग कर लेंगे, मतलब ये डेसिमल वाला नंबर अलग कर लेंगे, होल नंबर वाला अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके और इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकल जाती है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जहां पर हम गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ और ई नॉट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है और जो हमारा ईएमएफ है उसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले एक रिएक्शन लिख देती हूँ मैं। रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी कब, जब हमारा डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाती है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाती है, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव आएगी मतलब क्या, देखो, इसका अपना एक जी होगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स है इसका अपना एक जी होगा। रिएक्टेंट का जो अपना गिब्स फ्री एनर्जी है और जो प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी है, इनके बीच में डिफरेंस जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो डेल्टा जी आर
जीपी माइनस जी आर, ये कैसा आना चाहिए, लेस देन, इट शुड बी लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली देखें तो रिएक्टेंट की जो गिब्स एनर्जी है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी की वजह से जो हमारा गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होता है वो नेगेटिव आता है। अगर ये डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक में भी हम सीख चुके हैं 11th क्लास में कि हमारे जो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो ही वो रिएक्शन जो होती है फिजिबल होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मानी जाती है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट की जी की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट की, ठीक है, जी की वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसमें मतलब वो जो वैल्यू निकालेंगे वो डेल्टा जी, ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो जो रिलीज हुई गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम यूज करते हैं वर्क करने में। कौन सा वर्क करने में, जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब देखो, जैसे अगर ये रिएक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है, इसमें क्या बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस है तो ये क्या करेगी, इवॉल्व होगी, एक्सपैंड करेगी। तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा जी की जो वैल्यू आई है, जो रिलीज हुई है गिब्स फ्री एनर्जी, वो कुछ उसका जो मतलब फ्रैक्शन है वो किसमें यूज हो जाएगी, इस गैस को एक्सपेंड करने में अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग्स। मतलब ये कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो वर्क डन में काम आती है। ठीक है, मान के चलते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन, मान के चलते हैं ये 100 जूल आई है। ठीक है, और हमारा जो वर्क डन है क्या नाम है, जो एक्सपेंशन के लिए यूज करा है वो 20 जूल। 20 जूल जो है वो एक्सपेंशन में यूज हो गई, बाकी बचा रहा कौन सा रहेगा, नॉन एक्सपेंशन वर्क। ध्यान रहे क्या सिखाना चाह रही हूँ मैं यहाँ से, कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हम यूज करते हैं वर्क डन करने में, और वो वर्क डन कौन कौन सा होता है। पहला वर्क डन तो है हमारा ये एक्सपेंड होने में। अगर कोई प्रोडक्ट में हमारा कोई गैस बन रही है उसको एक्सपैंड करने में जो वर्क डन यूज होगा, मतलब वो वर्क डन होगा वो किसके थ्रू होगा, ये डेल्टा जी की जो वैल्यू आई है इसका कुछ फ्रैक्शन। ठीक है, सारी की सारी यूज नहीं होगी एक्सपैंड करने में, उसका कुछ फ्रैक्शन। जैसे मान के चलते हैं 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई, उसमें से 20 जूल जो है वो इस गैस को एक्सपैंड करने में यूज होगी, बाकी जो बचेगी यानी कि 100 माइनस 20, ये जूल जो एनर्जी है वो क्या है, कौन से काम में यूज होगी, नॉन एक्सपेंशन वर्क में। अब ये जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, मतलब ये कि अगर, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है ना, ये इलेक्ट्रिकल वर्क की टर्म में डिफाइन किया जाएगा। यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हुई वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है, यहाँ पर लिखेंगे नॉन एक्सपेंशन यूजफुल वर्क। अब ये जो नॉन एक्सपेंशन यूजफुल वर्क है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब ये है कि जो चार्ज है, हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जो चार्ज है वो इसको इधर से उधर ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही चीज है कि जो हमारे पास बची हुई गिब्स फ्री एनर्जी है वो किस में यूटिलाइज होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जो हमारा टोटल चार्ज होता है उसको ट्रैवल करवाने, क्योंकि देखो जो हमारा सेल होता है उसमें आप देखेंगे, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो हाँ, यही जो गिब्स फ्री एनर्जी है यही यूटिलाइज होती है इस वर्क डन को करवाने में, मतलब इस इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर भेजने के लिए यही एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इसी को ही हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। अब हमने चार्ज को ही तो भेजा है इधर से उधर। ठीक है, मान लो ये एनोड है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना, मतलब हमने चार्ज को ट्रांसफर किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वही कि जो हमारा ईएमएफ आता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो ये हमारा डिफाइन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 पॉइंट। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा,
आप यहाँ पर देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज है, लेकिन हम ना क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात करते, हम बात करते हैं 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई में 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 965। ये तो ये जो चार्ज है, जिसे 9 मतलब जो ये वैल्यू आई है, ये किसका चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, 1 फेराडे, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन हुई है उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि n नंबर ऑफ मोल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, तो उनपे चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में फेराडे। अभी आपने देखा कि 1 मोल पे इतना है, तो n नंबर ऑफ मोल्स पे कितना चार्ज होगा, n मल्टीप्लाई में f, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या लिख दी है मैंने, n इंटू f, कहां से आया, समझ में आ गया। और ये क्या होता है हमारा E सेल, E सेल, ठीक है। ये हमारा डेल्टा जी की वैल्यू है। तो इसे अगर सही तरीके से लिखे, जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, ठीक है। और अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करा है सब कुछ, तो हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी वो भी स्टैंडर्ड पे, और ईएमएफ भी हमारा किस पे आ जाएगा, स्टैंडर्ड पे। तो ये रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक। अच्छा, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करना हो किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो आप कैसे करेंगे, देखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट की, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ध्यान हो, ये हमारी होती है 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के सी, ठीक है। ई नॉट सेल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पहले यही लिखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो 2.303 आर टी एन एफ लॉग के सी, इससे पहले ही जो हमने रिलेशन जो है डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो आप ना ई नॉट सेल की जगह मैंने ये पूरी टर्म रख दी, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन निकल कर आ जाएगा इसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा वैल्यू ये तो हट जाएगा, लॉग के सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। देखो, आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और उसको किसके सॉल्यूशन में रखा गया है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 10। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका, हाइड्रोजन का, वो कितना होता है, 0, ठीक है, 0.0 वोल्ट्स। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है, मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है उसका, ठीक है। तो जब ये वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, माइनस। अब क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वैसे तो हम 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने बता दिया कि पूरी एनसीईआरटी में आपका ना टेम्परेचर फिक्स रहने वाला है, वो है 298 केल्विन। तो जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, ठीक है। लॉग, अब देखो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो उसके लिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, ये बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे, और ये 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी 1 अपॉन में H+ आयन की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 2, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग। अब बात ना यहाँ आ जाती है, देखो इसको मैं पहली बात तो ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं इस पावर को ऊपर लेकर गई, मतलब लाइक इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, पीएच वैल्यू जो है आपकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इसका मीनिंग समझते हैं, पीएच का मतलब होता है ये पूरी वैल्यू, ध्यान से समझेंगे,
पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10। ठीक, तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं 10। आप देख सकते हैं ये जो -2 है इसको मैं क्या करती हूँ आगे लेकर आती हूँ। ठीक है, जो पावर होती है वो कैसी हो जाती है, आगे आ जाती है। ये -0.0591 अपॉन में 2 और माइनस, ठीक है, और 2 ठीक लॉग H प्लस आयन, ठीक है, और माइनस लॉग H प्लस आयन की वैल्यू क्या है 10। तो ये 2 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये माइनस कंज्यूम हो गया इसमें। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.591 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर है वो ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, ध्यान, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और ई नॉट सेल आपको दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, ई सेल निकालना है, क्योंकि कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं चेंज है, तो दैट मींस हमें नॉनस्ट इक्वेशन यूज करनी है। नॉनस्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर ना टेम्परेचर वैसे तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमें कंसीडर ही करना है 298 केल्विन, तो इक्वेशन में डायरेक्टली लिख रही हो, ठीक है, अपॉन में एल लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर लगाना मत भूलना। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल आपको कितना गिवन है 1.05, 0.0591, और एन की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, क्योंकि निकल से निकल 2 प्लस जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हियर एन इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो लॉग निकल 2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.160 और सिल्वर की 0.002, ठीक, और वो भी इसका स्क्वायर। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे साइड में इस पूरी मतलब इक्वेशन को यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ। तो 0.160 है 0.002 मल्टीप्लाई में 0.002, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर 3 नीचे आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर 3, और इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर 6। ठीक है, और ये कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर 3 रह जाएगा। तो बेसिकली ये बचेगा कि हमारे पास 160 अपॉन में 2 2 4 और ऊपर रहेगा आपका 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं इसको इस पेन से लिख देती हूँ ताकि इजीली क्लियर हो, 40। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में यहाँ का 10, मतलब ये 40 को मैंने 4 इंटू में 10 लिख दिया, और ऑलरेडी यहाँ पे 10 की पावर 3 था, तो 10 की पावर टोटल 4 हो जाएगी। तो अगर मैं इसका लोगैरिथम सॉल्व करूं, ठीक है, मैंने तो अभी इसको सॉल्व करा है, तो लोगैरिथम अगर लूं मैं इसका, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लॉग 4 अलग कर लीजिए, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो लॉग 10 की पावर 4। अब लॉग 4 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये 4 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ये 2 आगे आ जाता है, पावर हमेशा जो होती है वो आगे आ जाती है। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301, और 4 1 जार 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.602। ठीक है, ये आपका पूरा ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 1.05, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4.602। ठीक है, और इसे जब कट करेंगे, क्लियर, 2.301, 1.05 माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई में 2.301, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर दे रही हूँ, करेंगे 1.05 से 0.136 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.914। ये आपका ई सेल की वैल्यू आ गई।
ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, बट आपको क्या है इजी, मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको लोगैरिथम वाला न्यूमेरिकल बता दिया है कि लोगैरिथम कैसे सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी आपको ना log 2 की वैल्यू याद रखनी है, बस वो सफिशिएंट है। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम्स में आपको ना log की वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, 0.301 होती है। बाकी आप मल्टीप्लीकेशन एडिशन वो तो सब कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है और इसका ई नॉट सेल आपको गिवन है 0.236 वोल्ट्स एट 298 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड के सी। ठीक है, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है और के सी। तो सबसे पहले डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब एन क्या है यहाँ पर, कैसे निकालेंगे। देखो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देख लेंगे। देखो एन निकालने की वैल्यू क्या होती है कि आप ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख लो या फिर रिडक्शन रिएक्शन को देख लो, तो कोई सी भी देख लो। मैंने यहाँ पर रिडक्शन वाली रिएक्शन देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे 2 3 6, मतलब यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +6 और यहाँ पे 2 2 4, यानी कि +4 आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आया है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करें। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पर 2। तो 2 फेराडे की वैल्यू है 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है डेल्टा जी की वैल्यू निकालना। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3, 20 से 20 10, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, यानी कि 193 को 236 को 193 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 45। ठीक है, जूल पर मोल। क्लियर है। अगर इसे आप किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस वैल्यू। ठीक है, दोनों ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा जो है डेल्टा जी की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट जो है केसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं केसी की वैल्यू कैसे आती है। देखिए डेल्टा जी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ई नॉट वाला भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ई नॉट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 2.303 RT अपॉन में n। ठीक है, लॉग के सी। इसको जब पूरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कितना है 298 केल्विन, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू। अगेन एन की वैल्यू तो 2 है ही, हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, लॉग के सी। ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 0.236 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 0.0591। ठीक है, लॉग के सी। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7.97 आंसर आ गया है, 98 मतलब। अब जैसा कि हम जानते हैं लॉग को अगर सॉल्व करना है तो इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 7.98। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्टली टेबल से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वरना मैंने आपको बता रखा है ये 10 की पावर बन जाता है। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, 10 की पावर 0.98 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7। इसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, बता रखा है मैंने ऑलरेडी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.55 और 10 की पावर 7। तो ये हमारा जो है केसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकाली थी, बहुत आसान थी। केसी की वैल्यू आप चाहे तो डेल्टा जी और केसी के बीच में जो रिलेशन है उसको यूज करके आप ये सवाल निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है।